कर्ज की जिम्मेदारी कहानी। बाथरूम के दरवाजे से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। रात को क्या बनेगा पर डिस्कशन चल रहा था। बेटी बोली, मम्मी फ्राइड राइस चिंग्स वाला मसाला के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैंने दरवाज़ा हल्का सा खोल कर बोला, मेरे बैग में से ले लो, पापा आज बहुत खुश हैं, उनसे जो मांगो मिल जाएगा। छोटका बोला, तुम्हारे लिए 2 थाप मांग लेते हैं, अभी ठहरो, 2 मिनट में मिल जाएगा। ये आवाज़ बीबी की थी। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। घर का माहौल हल्का था। पिछले 7-8 साल बाद ये पहला मौका था। सब खुश थे। कई सालों बाद मैंने अपना बोझ हल्का किया था। वस्तुतः मुझे कोरोना काल में पता चला कि लोन पर ली गई चीज़ें तब तक अपनी नहीं होती जब तक उसकी किस्त ना चुकाई जाए। फिर मोहमाया त्याग कर उस लोन का निपटारा कर दिया गया। बात सन 2011-12 की है। उस समय प्रॉपर्टी की कीमत आसमान पर था। हम किराए पर रहते थे। जब हम किराए पर होते हैं लगता है कि किराए का पैसा ऐसे ही फ्री फंड का दे रहे हैं। उस पैसे को हम बचाने के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसको हम अभी दे रहे हैं उसने पहले लगाया होगा, ये सोचते नहीं हैं। किराए के घर की परेशानियां अलग होती हैं। सैलरी समय पर मिले या ना मिले, किराया हमें समय पर देना होता है। अगर एक आध दिन आगे पीछे हो जाए तो मकान मालिक शक्ल देखने लग जाता है। कभी मकान मालिक को चुप्पी चाहिए। बच्चे शोर बहुत मचाते हैं। बच्चे हैं तो शोर है। बड़ों का मजाल कि ज़रा सा चूं चां कर लें। साल में एक आध मेहमान आ जाएं तो पानी बहुत खर्च होने लगता है। ज़रा सा कुछ भी हो तो उनको बोलने में तनिक भी झिझक नहीं होता। जी कहीं और दूसरा देख लो। इसके बाद पूरा घर रिक्शा ठेला पर सामान ढोने के क्रम में कितनी मिक्सियाँ, कुर्सियाँ, टीवी टूट जाते हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय यह है, बात बेबात किराया बढ़ाते रहो और मकान मालिक के हाँ में हाँ मिलाते रहो। इन्हें परेशानियों का स्थायी हल ढूंढने के लिए अपने घर के चाहत में हम लोग इधर उधर हाथ पांव मार रहे थे। हाथ पांव इसलिए मार रहे थे क्योंकि घर हमें लोन पर चाहिए था। हमारे पास पूरे पैसे नहीं थे। हम जहाँ रहते थे वो जगह मेरे ऑफिस के नज़दीक में था। 3-4 किलोमीटर की दूरी थी। चाहे तो हम पैदल भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ लोन की सुविधा नहीं थी। मेरे ऑफिस में एक भद्र महिला काम करती थी और वो मेरठ से आती थी। एक हमारे साथी बागपत से आते थे। कई लोग फरीदाबाद और गुड़गांव से भी आते थे। न केवल आते थे बल्कि समय से पहले आते थे। मैं सबसे नज़दीक में रहता था और सबसे लेट में ही आता था। अपने साथियों को देखकर मैं भी ऑफिस से दूर घर लेने के लिए उत्साहित हुआ। सबसे पहले हमने फरीदाबाद में देखा। वहाँ हमारे एक साथी रहते थे, लेकिन वहाँ भी लोन नहीं हो पा रहा था। फिर हमने कौशाम्बी में देखा। पहली बार जब हम फ्लैट देखने गए तो हमें दाम बताया गया 8 लाख। हफ्ता दिन बाद जब दोबारा गए तो भी वही बताया गया। फिर 15-20 दिन बाद जब मैं अपने एक दोस्त को दिखाने ले गया, उस दिन वहाँ मेट्रो चालू हुआ था। उस दिन 8 लाख वाले फ्लैट की कीमत 11 लाख बताई गई। हफ्ता बाद जब बीवी को लेकर गया तो उस फ्लैट की कीमत 13 लाख बताई गई। इतना हमारा बजट नहीं था। जब मैंने उसे 8 वाली बात की तो वो प्रताप विहार और पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाने लगा। फिर हमने उसे मना कर दिया। इसके बाद हम वहाँ कभी नहीं गए। डीलर के यहाँ एक बुजुर्ग भी फ्लैट देखने आए थे। उन्होंने साइड में ले जाकर हमें समझाया, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अभी इन चक्करों में कहाँ पड़ रहे हो। लेकिन हमारे दिमाग में तो अपना मकान घुसा हुआ था। हमारे पास जो पैसे थे उसको हमने एफडी में डाल दिया और फ्लैट की बात हम दिमाग से निकालने का कोशिश करने लगे। लेकिन मेरी खोज इंटरनेट पर जारी था। जब कभी मुझे खाली समय मिलता मैं इंटरनेट पर घर खोजने लगता। इसी क्रम में मुझे अंकुर विहार के बारे में पता चला। वहाँ मेरे बजट के हिसाब से LIG फ्लैट 8-8.5 का मिल रहा था। फिर एक रविवार को मैं उधर से घूम घाम कर फिर आ गया। फ्लैट मुझे ठीक ठाक लगा।
35-40 गज का एक रूम सेट छोटी फैमिली के रहने लायक सही था। किराए पर भी तो हम एक ही रूम में गुजारा करते थे। दूरी मेरी ऑफिस से लगभग 35 किलोमीटर था। बाइक से 1.5 घंटे का समय लगता था। उस समय मेरा छोटा भाई माँ के साथ उधर ही आसपास में शास्त्री नगर पुस्ता पर रहता था। मेरे एक ग्रामीण मित्र उससे भी आगे ट्रोनिका सिटी के आसपास किराए पर रहते थे। मुझे लगा यहाँ रहा जा सकता है। मैंने बीवी को दिखाकर एक जगह फाइनल कर बयान दे दिया। जनवरी में हमारी रजिस्ट्री हो गई। मेरे दिमाग में दो चीज़ें थी, एक तो अभी जो है उसे देकर बाकी लोन करा लिया जाए और जो किराया हम देते हैं उसी में 1000-2000 मिलाकर ईएमआई दे दिया जाएगा। आज नहीं तो कल हमारे लिए नहीं तो बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा। दूसरा, आज नहीं तो कल निकलने पर भी कुछ देकर ही जाएगा, लेकिन नहीं, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता ही है, घटता नहीं। मार्च में मैंने नौकरी बदली, जून में हम शिफ्ट हुए। शुरू में तो सब कुछ सही था। बेटी का एडमिशन मैंने वहाँ के प्राइवेट स्कूल में करवा दिया। ऑफिस तो मैं पहले भी लेट ही आता था, अब और ज़्यादा लेट आने लग गया था। पहले मैं 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाता था, अब मैं 12 साढ़े 12 बजे तक आने लगा था, क्योंकि 10 बजे मैं घर से ही निकलता था। 1-1.5 घंटे का रास्ता पीक आवर में 2-2.5 घंटे में कैसे तब्दील हो जाते पता ही नहीं चलता। 8 साढ़े 8 शाम में मैं ऑफिस से निकलता, घर पहुँचते पहुँचते 10:30-11 बज जाते। ऑफिस में बॉस परेशान, घर पर बीवी परेशान, इन दोनों के बीच में मैं महा परेशान। रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा खर्च होने के वजह से मैं कर्जे में आ गया था। ईएमआई फीस देने के बाद हर महीने कुछ ना कुछ खर्च बढ़ ही जाता। कभी बिजली कनेक्शन के पैसे तो कभी लोहे के गेट के पैसे अतिरिक्त हो जाते, जिसके लिए हमें हाथ खर्चा में कंजूसी करना पड़ता। उस समय बहुत कड़की थी, हम दूसरे दिन किसी ना किसी से 150 मांगने पड़ते। बाइक पर थकान ज़्यादा होने की वजह से मैंने मेट्रो से आना जाना शुरू कर दिया था। बाइक कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर लगाकर मैं मेट्रो पकड़ लेता, लेकिन ना तो उससे समय बचता और ना ही पैसे। आने जाने का खर्च डेली का 100 रुपये था। मेट्रो में सीट मिलने के बाद थकान थोड़ी कम होती। बारिश में जाम से छुटकारा मिल जाता था। वहाँ मच्छरों ने भी खूब परेशान किया, कभी भी चैन से सोने ना दिया था। अब तक आते जाते मुझे लगभग 3 महीने हो गए थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि सारी ज़िंदगी बाइक पर ही बीत जाएगी। डेली का कम से कम 4-5 घंटा तो था ही। वापस घर आने पर ऐसा लगता जैसे कोई कुछ बोले नहीं, चुपचाप लेटा रहूं, सोता रहूं। संडे को भी अक्सर यही हाल होता था। मच्छर वहाँ खुजली वाले थे। काटने के बाद उस जगह पर बहुत देर तक खुजली होती थी। एक बार ऐसे ही खुजलाने के चक्कर में मैंने पैर को ज़्यादा खुजला दिया। दूसरे दिन वहाँ एक जख्म हो गया। मुझे लगा अपने आप पहले जैसे ठीक होता था, हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। 3-4 दिन बाद मैंने आधी अधूरी दवाई खाई। जब तक दवाई खाई ठीक रहा, दवाई छोड़ने के बाद दोबारा से हो जाता था। अब तक मैं कई डॉक्टरों को दिखा चुका था। जख्म दिखाते दिखाते ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट भी हो गया, सब नॉर्मल। डॉक्टर वहाँ सारे पैसे ठगने वाले लगे। सरकारी में भीड़ देखकर मुझे घबराहट होती। एक दिन बाइक पर किक मारते समय वो फूट गया। खून मवाद देखकर बीवी बोली, हमको यहाँ रहना नहीं है, वापस चलो। वहाँ रहने के क्रम में उसे पता चला ये जगह लूटपाट, मर्डर जैसे क्राइम के लिए मशहूर है और मेरी घर वापसी हमेशा देर रात होती थी। इस कारण वो चिंतित रहती थी। उधर का वातावरण भी ठीक नहीं था। बच्चों ने भी एक छत से दूसरे छत पर छलांग लगाना शुरू कर दिया था। एक छत से दूसरे छत के बीच में 2-3 फुट की खाली जगह होती थी। बच्चे उस खतरनाक खाली जगह की परवाह किए बगैर इधर से उधर कूदते रहते। मेरी बेटी भी इस उछल कूद में शामिल हो गई। खैरियत ये रही कि वो दूसरी छत पर ठीक ढंग से पहुंच गई। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता तो भगवान जाने क्या होता। उस दिन उसका धुलाई अच्छे से हुआ
और मुझे अंतिम अल्टीमेट मिल गया। हमको यहाँ रहने ही नहीं है, चाहे जैसे मर्जी कीजिए, जो मर्जी कीजिए, वापस चलना है। अब तक मैं भी काफ़ी थक गया था। इस 3-4 महीने में मुझे खुद कभी इतना समय नहीं मिला कि मैं बच्चों के पास बैठूं, बात करूं। मेरा अधिकतर समय ऑफिस आने जाने में ही बीतता था। मेरे दिमाग से अपने मकान का भूत उतर चुका था। फिर मेरे मन में ये बात आई कि 3,000 तो मैं महीने का आने जाने का खर्च करता ही हूँ, इसी में 2-2.5 मिलाकर किराया दे दूँगा। आने जाने का 3-4 घंटा तो बचेगा। इस समय मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा तो 2 पैसे मिल जाएंगे, और कुछ नहीं तो आराम ही कर लूँगा, और फिर 3-3.5 हमें यहाँ किराए से भी मिल जाएगा। यही सब सोचकर नवंबर में दिवाली के बाद हम लोग पेवेलियन बैंक किराए पर आ गए। जिस समय हम वहाँ से खाली करके आ रहे थे, मैंने एक डीलर से बात की उसको निकालने के लिए। उसने बोला 13 तक निकल जाएगा। उस समय मेरे दिमाग में लालच आ गया। 5-6 महीने में इतना भाव मिल रहा है, और 1-2 साल रुकने के बाद हो सकता है और ज़्यादा मिले। ये सोचकर मैं रुक गया। 2-3 महीने के बाद वहाँ किराएदार मिल गया। 3500 रुपये महीने पर उसे किराए पर लगा दिया गया। लेकिन किराएदार वहाँ कभी टिक कर रहा नहीं। साल में 6 महीने वो खाली ही रहता था। इस 6 महीने का बिजली भी हमें अपने ही जेब से देना पड़ता था। हर साल 6 महीने में मकान की डेंटिंग पेंटिंग में 5,000 खर्च हो जाते। लोन का EMI भी 7,000 रुपये महीना था। इस बीच एक बार मकान काफ़ी समय तक खाली रह गया, लगभग 1 साल तक। उसका बिजली का बिल भी बहुत हो गया, 6,000 के करीब। बिजली बिल जमा करने के बाद मैंने बिजली कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दिया। उन्होंने रसीद तो दे दिया, लेकिन बिजली काटा नहीं। इस बीच सन 2014 में चुनाव हुए और सरकार बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो था प्रॉपर्टी की कीमत, जो हमेशा खरीदते समय आसमान पर और बेचते समय पाताल में होता है। इस बीच परेशानी होने पर मैं उसको फिर से निकालने में लग गया। पता चला अभी तो घाटे में जाएगा। प्रॉपर्टी के दाम काफ़ी नीचे हो गए हैं। कुछ टाइम रुक जाओ तो सही दाम दिला दूंगा। मैं रुक गया। हमने सोचा खाली है तो किराए पर ही लगा देते हैं, कुछ तो आएगा। बिजली का कनेक्शन कटा नहीं था, लेकिन बिल नहीं आता था। मकान में मरम्मत का काम करवाकर एक बुजुर्ग को किराए पर दे दिया गया। वो भाई साहब 1.5-2 साल रहे। बिजली का बिल आता नहीं था, इसलिए हम भी लेते नहीं थे। हम भी यह सोचकर निश्चिंत थे कि कनेक्शन तो कटवा रखा है, जब आएगा तो देखेंगे। इस बीच पता चला बिजली वाले आकर कनेक्शन काट गए। किराएदार को हमने अस्थायी बिजली का कनेक्शन बगल के फ्लैट से दिलवाया। जब हम दोबारा कनेक्शन के लिए गए तो पता चला कि पिछला कनेक्शन कटा नहीं था, और 2 साल उसका बिल लेट फी मिलाकर 30,000 होते हैं। उसको दिए बिना नया कनेक्शन नहीं होगा। 30,000 बिजली बिल की बात सुनकर हमारे किराएदार साहब अगले महीने बताए बिना ही गायब हो गए। मकान एक बार फिर से खाली हो गया था, और इस बार उसमें बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। मेरे लिए एक साथ 30,000 रुपये का इंतज़ाम करना मुश्किल था। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा कर दी, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, और पता नहीं क्या क्या। फ्लैट की कीमत हमने जितने का लिया था उतना भी नहीं मिल रहा था। उल्टा बैंक को हम लगभग 4 लाख खाली सूद दे चुके थे। मकान बेचने पर भी बिजली का भुगतान तो हमें ही करना था। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। अपने खुले सभी विकल्पों पर बहुत अच्छी तरह सोच समझकर मैंने पैसों का बंदोबस्त किया। पहली बार भी बिजली के कनेक्शन के लिए बीवी के गहने गिरवी रखे थे। इस बार भी रखा। बिजली लगवाया, मकान का मरम्मत करवाया, और किसी किराएदार का इंतज़ार करने लगा।
अब तक मैं खुद काफ़ी हतोत्साहित हो चुका था। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अपने मकान के चक्कर में मैं 8-9 लाख लुटा चुका था और पता नहीं कब तक कितना लुटाना पड़ेगा। किराएदार मिला और मकान किराए पर चढ़ा दिया गया, पर हमेशा की तरह मकान का भाव नहीं चढ़ा। कुछ समय बाद जीएसटी लागू हुआ और रहा सहा कसूर भी टूट गया। मुझे 1-2 लोगों के चेहरे और नाम याद आए जिन्होंने बयाना तो दिया था, लेकिन किसी कारण से उनका लोन नहीं हो पाया और वो लोग मकान नहीं ले पाए थे। कितने खुशकिस्मत रहे होंगे वो लोग, माना डीलरों ने उनके पैसे वापस किए हों या ना किए हों। डूबा भी होगा तो 1,50,000। हमारे बिल्डिंग में एक फ्लोर पर 6 फ्लैट बने थे, 3 आगे से 3 पीछे से। ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड तीनों मिलाकर 18 फ्लैट थे। हम अपने अपने फ्लैट में मरम्मत करवा लेते थे, लेकिन बिल्डिंग के कॉमन एरिया के लिए कभी किसी ने पैसे दिए नहीं या कभी किसी ने पैसे इकट्ठे किए नहीं। दिनों दिन बिल्डिंग खस्ता हाल होते जा रही थी। पहले तो प्लास्टर चढ़ा, फिर सीढ़ियों का रेलिंग टूटा और ईंट दिखने लगी। छत पर पानी की टंकियां टूट चुकी थी। पहले 18 थी, अब वो 5-6 बची, वो भी टूटी हुई थी। उसमें से पानी रिसते रहता था। पूरी बिल्डिंग में सीलन था। बीते 7-8 सालों में बिल्डिंग की हालत खंडहर सी हो गई थी। 2-3 बार सड़क बना और बिल्डिंग नीचे हो गया। अब नाले का पानी भी हमारे ग्राउंड पर जमा होने लगा था। अब हम अगर किसी को दिखाते भी थे तो सामने वो कुछ बोलता नहीं था, लेकिन बाद में मना कर देता था। कई तो सामने बोल देते थे, पहले बिल्डिंग का मरम्मत करा लो फिर देखते हैं। हार कर मैं वापस उसी डीलर के पास गया, 8 साल पहले जिसने मुझे दिखाया था। उसको हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब उतने का ही बिकवा दो जितने का लिया था। उसने कैलकुलेटर से कुछ कैलकुलेट किया, फिर बोला, भाई बिल्डिंग में तुम्हारे कुछ जान तो है नहीं, ज़मीन का रेट कितना होता है, इस हिसाब से अगर सारे फ्लैट वाले तैयार हो जाए तो बता देना। एक को 5-6 लाख मिलेगा, लेकिन सारे उसी रेट में तैयार होने चाहिए, तभी मैं किसी बिल्डर से बात करूँगा। वो तोड़कर नया फ्लैट बनाएगा और बेचेगा। सारी बिल्डिंग्स वाले एक साथ मरम्मत पर राज़ी नहीं होते। बेचने पर कैसे हो जाएंगे? मेरा एक है, मैं उसी की बात करने आया हूँ। उसकी बात करो, 5-6 लाख मिलेगा। वो बोला, इतना तो मैं बैंक का मोल बकाया है, मुझे क्या बेचेगा, वो तुम देख लो। मुझे उसके बातों में लगा इतने का भी बिकवा कर वो मेरे ऊपर एहसान ही कर रहा है। मुझसे 5-6 का लेके ये आगे ज़रूर 9-10 का बेचेगा। अगर 5-6 का ही देना है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। 1-2 लोग किराएदार के मौजूदगी में मकान देखने आए थे। किराएदार को लग गया मकान बिकाऊ है। उसने मुझसे पूछा, मैंने बताया परेशानी है, बेच दूंगा 8-9 तक, अगर मिल जाए तो। इस बात को 2-3 महीने हो गए, बात आई गई हो गई। एक दिन समाचार देखते हुए पता चला कि चीन में कोई वायरस फैला है जिससे संक्रमित होकर लोगों की मौत हो रही है। बीवी बोली, अब मैंने कहा वो तो चीन में हो रहा है, मैंने क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 2 महीने बाद जब लॉकडाउन लगा तो पता चला क्या और कितना फ़र्क पड़ता है। लॉकडाउन के समय सैलरी आधी हो गई, खर्चे जितने थे उतने ही रहे। सरकार ने मोरेटोरियम की घोषणा कर दिया। इसके बावजूद एक ही महीने के अंदर एक ही ईसीएस को बाउंस होने के बाद भी बार बार रिप्रेजेंट किया जाता रहा। हमने पहले 3 महीने का मोरेटोरियम लिया, फिर दोबारा 3 महीने का लिया, जिसको भी प्रिंसिपल ने जोड़ा गया। पिछले 8-9 सालों में हमने जितना प्रिंसिपल में से जितना कम करवाया था उससे ज़्यादा उसमें जोड़ दिया गया। बार बार बैंक का मैसेज भी आ रहा था। धीरे धीरे दिमाग पर बोझ बढ़ता जा रहा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। रात को 2-2 बजे तक जगे रहते,
सुबह 10-11 बजे तक सोए रहते। चारों तरफ से निराशा, हताशा, नफ़े नुकसान को दिमाग में निकालकर मैंने अपने किराएदार को फ़ोन किया। भाई, अगर आपको सच में लेना है तो जितना बैंक का लोन बाकी है उतना ही दे दो, मुझे कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। आप तो रह ही रहे हो, 2-3 साल रह लोगे, इतने का तो कभी भी निकल जाएगा। बात उसके समझ में आई, वो मान गया। लगभग 10-11 लाख डूबने के बाद ये बात समझ में आई, हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्यों मना किया है। बेटा, कर्जा लेकर कुछ मत करना। 2 दिन भूखे रहना मंजूर था उन लोगों को, लेकिन कर्जा मंजूर नहीं था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।